नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हिंदी के 18 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। ये अपना 19वां मॉडल पेपर रहेगा हिंदी का और बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर है, रीड के स्तर का है। तो ज़रूर से ज़रूर इस पेपर को आप करें ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर रहेगा। पहला आपका प्रश्न है मित्रों कि याव जीवन पद में समास कौन सा। ये हरियाणा टेट 2018 का ही प्रश्न है। कर्मधारय है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि। तो इसका उत्तर मित्रों रहेगा अव्ययभाव समास। यानी कि याव जीवन का अर्थ क्या है? जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। ठीक है, जब तक जीवन है, यही इसका समास विग्रह भी होगा और यहाँ पे अव्ययभाव समास आपका मित्रों रहेगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा आप लोग कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं चैनल को। चलिए, दूसरा आपका प्रश्न, विद्यार्थी में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं। तो मित्रों देखिए, विद्यार्थी में जो संधि है वो आपकी रहेगी निश्चित रूप से स्वर संधि। और स्वर संधि में अपन देखिए किस प्रकार से होगा, विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी बनेगा। स्वर संधि यहाँ पे मित्रों आपका रहेगा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, विज्ञान में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा। तो वैज्ञानिक बनेगा निश्चित रूप से, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप बताइए। परीक्षाएं प्रश्न गलतियां, परीक्षा प्रश्नों गलतियां, परीक्षाओं प्रश्नों गलतियां या परीक्षाएं प्रश्न और गलतियों। तो मित्रों सही उत्तर क्या रहेगा आपका? इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा परीक्षाओं। परीक्षा का बहुवचन परीक्षाओं, प्रश्न का प्रश्नों और गलती का गलतियों। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक इसका उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित है, रेखांकित शब्द है। यहाँ पे रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा ये पूछा है, लेकिन शब्द को रेखांकित नहीं किया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों की वाक्य में रेखांकित पद, तो यहाँ पे अपनी खुद को इसको अंडरलाइन आप कर सकते हो। तो निश्चित रूप से, और वाक्य को अपन पढ़ के भी बता सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पे जो आपका सर्वनाम वो प्रयुक्त हुआ वो निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। अपनत्व का भाव, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों की, है ना। तो अपने शब्द को आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम रहेगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। तो देखिए, तिजोरी एक वचन में होता है, बहुवचन में भी हो सकता है। चिड़िया एक वचन है और एक प्रकार से आपका एक वचन में ये प्रयुक्त होता है चिड़िया, है ना। और समाचार पत्र, तो समाचार पत्रों हो सकता है। तो पत्र का तो पत्रों बन जाएगा, समाचारों तो नहीं होगा, लेकिन समाचार पत्र एक साथ है तो एक वचन में बहुवचन। एक प्रकार से जो ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो हस्ताक्षर जो वो एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अपने हस्ताक्षर करो, ये नहीं बोलेंगे अपना हस्ताक्षर करो, नहीं, अपने हस्ताक्षर करो, ये ज़्यादा सही रहेगा। और ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पहिया, लिखावट, पखावज और मंजधार। तो यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पहिया है, लिखावट है, पखावज है या मंजधार है। तो मित्रों इसका सही उत्तर आपका रहेगा पहिया। पहिया जो है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। 8वां आपका प्रश्न है कि वह आजकल दिल्ली में रहता है, रेखांकित शब्द है। आजकल को रेखांकित किया गया है, क्रिया विशेषण है, ये अवयव है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो मित्रों ये आपका अवयव है। ठीक है, एक प्रकार से समय सूचक है। आजकल दिल्ली में रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, यहाँ पे अवयव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताई है ना। चलिए 19वां आपका प्रश्न है कि 9वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। 9 के प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा मित्रों? आशीर्वाद सही शब्द कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद को सही तरीके से लिखेंगे अपन आ और फिर ये से, बड़ी ई की मात्रा, वा के ऊपर रे, आशीर्वाद। ठीक है, अगर खोल के लिखें तो आशीर्वाद,
वाद। इस प्रकार से होगा, र ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। बाकी सारे के सारे ये गलत ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, शायद आज पिताजी आए हों, वाक्य किस काल का है? शायद संभावना जताई जा रही है, तो यहाँ पे सारे के सारे संभाव्य हैं। भूतकाल का तो नहीं है ये वाक्य, वर्तमान काल का या भविष्य का, कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, भविष्य नहीं होगा, वर्तमान होगा। अगला प्रश्न मित्रों, हिमांशु आया और खेल शुरू हो गया, वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त और आश्रित। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर जो सही रहेगा बिल्कुल वो रहेगा संयुक्त वाक्य। हिमांशु आया और खेल शुरू हो गया, यानी कि खेल के शुरू होने, एक प्रकार से खेल का जो शुरू होना है वो किसके ऊपर एक प्रकार से आपका है, आश्रित है, वो आपका है मतलब हिमांशु के आने पर, है ना, हिमांशु के आने पर डिपेंड कर रहा है खेल के शुरू होना। तो इस प्रकार का जो वाक्य कहलाता है वो आपका हमेशा कौन सा वाक्य कहलाएगा मित्रों? संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर मित्रों यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गया वह घर में क्या नहीं है? अन्वय नहीं है, आकांक्षा नहीं है, योग्यता नहीं है या पदक्रम नहीं है? तो गया वह घर, इसको ऐसे लिखते हैं अपन सही तो तब रहता वह घर गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पदक्रम नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें हैं, योग्यता भी है, आशंका भी है, आकांक्षा भी है, सॉरी, और अन्वय भी है। लेकिन वह घर गया और लिखा है गया वह घर, यानी कि पदक्रम सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य नहीं है? शुद्ध वाक्य नहीं है वो बताना आपको। अशुद्ध वाक्य, बच्चे को चाकू से काट कर गाजर खिलाओ, तो यही एक गलत आपका। ठीक है, बच्चे को चाकू से थोड़ी काटना है, बच्चे को चाकू से काट कर गाजर खिलाओ, ये गलत है। ठीक है, बच्चे को अगर काट दोगे तो फिर गाजर किसको खिलाओगे? बच्चे को गाजर चाकू से काट कर खिलाओ, ये सही होगा, है ना। दूसरा, कृपया मेरे घर आए, ठीक है, वहाँ लगभग 100 लोग थे, ये भी ठीक है। कृपया हमारी मांग भी मान लें, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन एक सही होगा निश्चित रूप से। अगला आपका प्रश्न मित्रों, निम्न में से किसमें विराम चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ है? उप कुलपति, भूत प्रेत, चाल चलन और बार बार। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर होगा भूत प्रेत। देखिए उपकुलपति बिल्कुल ठीक है, चाल चलन भी ठीक है, बार बार भी ठीक है, लेकिन ये आपका एक प्रकार से भूत प्रेत में भी ये चिन्ह आपका आएगा, भूत डेस प्रेत। ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, भूत प्रेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हृदय का विदीर्ण हो जाना। अगला, मृत्यु हो जाना। 3, असहनीय दुख होना। और 4 है हृदय का कमजोर हो जाना। तो कलेजा फटना, इसका अर्थ है मित्रों असहनीय दुख होना। असहनीय यानी कि ऐसा दुख होना जो सहन भी न किया जाए, तो असहनीय दुख होना, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका उत्तर होगा मित्रों। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ये आपके शिक्षण के एक व्याकरण के प्रश्न थे हिंदी के। अभी अपन 15 प्रश्न जो नेक्स्ट देखेंगे वो टीचिंग मेथड से संबंधित देखेंगे। 16वां प्रश्न है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? हर्बर्ट ये उपागम या दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर विधि या व्याख्यान विधि? तो सबसे प्राचीन पूछा इसलिए व्याख्यान विधि आएगा। व्याख्यान विधि तो अपन सब लोग जानते हैं महाभारत काल से चली आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 डी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? समंकन योजना आपको समझ में भी आ जाएगी तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद। ये सारे ऑप्शन आप जब पढ़ोगे तो समंकन योजना अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होता है देखिए, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करने के लिए भाई उपलब्धि परीक्षण में कोई निर्णय संबंधी असंगति न रह जाए, इसके लिए भी इसको तैयार किया जाता है। दूसरा, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना कि कितने प्रश्न कितने कितने अंक के। अगला, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना भी इसमें आता है समंकन योजना में। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए 18वां आपका प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो मौन वाचन तो निश्चित तौर पे नहीं हो सकता। संशोधन वाचन,
सस्वर वाचन या द्रुत वाचन, तो मौन वाचन का ही भाग है आपका द्रुत वाचन तो, और संशोधन वाचन को तो अपन एक बार प्राथमिक स्तर के लिए भूल सकते हैं, लेकिन सस्वर वाचन जरूरी है, वहाँ पे सस्वर वाचन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। ये सारी की सारी बाकी बाकी जो ऑप्शन है वो बाद की चीज़ें हैं। अगला आपका प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्लेटो ने, थॉमसन ने, इलेडॉइट ने या सुकरात ने? तो मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था मित्रों, वो आपके किया गया था इलेडाइट्स के द्वारा। इलेडाइट्स के द्वारा किया गया था मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले। याद रखिएगा, थोड़ा सा नया प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग इलेडॉइट्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20वां आपका प्रश्न है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? जीवन और भाषा के विविध रंग लिए हुए हो, कविताएं हो उसमें, कहानियां हो, अभ्यास उसमें हो। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा की पाठ्यपुस्तक जो है वो जीवन और भाषा के विविध रंग लिए हुए हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर मित्रों आपका रहेगा। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आपके होते हैं कि पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रश्न की प्रकृति पे डिपेंड करती हैं और ऑप्शन के ऊपर आधारित होती हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसमें तो जीवन और भाषा के विविध रंग ये सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है? उपकरण विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, समवाय विधि में या व्यतिरेकी विधि में? तो उपकरण विधि में रहेगा। ग्रामोफोन का उपयोग अपन उपकरण विधि में ही करते हैं, बाकी प्रत्यक्ष, समवाय या व्यतिरेकी में इनका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 22वां, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे कौन से कौशल हैं? सुनना और बोलना, सूचना, ये सूचना नहीं है, सुनना है। ठीक है, सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना। तो इसका सही उत्तर रहेगा सुनना और बोलना। प्रत्यक्ष विधि में सुनना और बोलना कौशल का विकास पर्याप्त रूप से होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला मित्रों आपका प्रश्न है कि आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किस में किया जाता है? ए व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, अभिकर्मित अनुदेशन में, पर्यवेक्षित अध्ययन में? तो मित्रों इसका आंसर आपका रहेगा व्याकरण शिक्षण में। आगमन विधि का उपयोग जो है वो अधिकांश रूप में व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आनंद की प्राप्ति हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के किस पक्ष को उजागर करती है? ज्ञान पक्ष को, कौशल पक्ष को, साहित्यिक पक्ष को या उपयुक्त सभी को? आनंद की प्राप्ति, इसका सही आंसर रहेगा साहित्यिक पक्ष को। साहित्यिक पक्ष को पढ़ करके आनंद की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है मित्रों? अनुकरण विधि जो है निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? शुद्ध उच्चारण, नियमित ज्ञान, व्याकरण के सूत्र या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान? तो व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान माध्यमिक शिक्षाओं में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। अगला है, भाषा में बिंब के प्रकार कितने? तो मित्रों बिंब आपके 4 होते हैं, जानते होंगे आप लोग। एक तो होता है आपका चाक्षु बिंब, ठीक है, एक होता है आपका नाद बिंब, एक होता है आपका गंध बिंब, ठीक है, और एक होता है स्वाद बिंब। ये 4 बिंब आपके होते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम भी हैं इनके और भी, लेकिन सिंपली अपने नामों से भी इनको जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा का आकलन है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना है, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना है, या चौथा ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है 29वां, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। दूसरा, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। सी ऑप्शन है, कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। और डी है, सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित हैं। तो सारे अंतर संबंधित हैं, निश्चित रूप से डी आंसर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, या कहानी का अंत बदलवा देना? तो देखिए इसका पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो बताना है। तो कहानी पर कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। क्यों? देखिए
पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने के लिए। तो अगर अपन कहानी का अंत बदलवाएंगे तो निश्चित रूप से पूरी कहानी उसके लिए पता होनी चाहिए। अंत बदला जा सकता है फिर समझ करके, है ना, तो समझ विकसित होगी इससे। तो प्रश्न बनवाएंगे कहानी पर आधारित तो भी समझ विकसित होगी। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये भी बहुत ही शानदार चीज़ है ना। तो इसमें भी एक प्रकार से बच्चे की समझ का पता चलेगा। लेकिन कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये जो वो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। तो मित्रों, ये थे आज के अपने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रा बताइएगा। और साथियों, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में एक और हिंदी के मॉडल पेपर के साथ। मैं ये सोच रहा हूँ कि वीक में 3-4 आपके साइकोलॉजी के और 2-3 आपके हिंदी के, 3 हिंदी के मॉडल पेपर अगर आपके हो जाएं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हिंदी का ये अपना दूसरा मॉडल पेपर था इस वीक का। वैसे 19वां मॉडल पेपर था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।